उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर एक गरीब व्यक्तियों की बस्ती होती है जिसमें ज़्यादातर गरीब लोग रहा करते हैं, यानी कि जिनके पास अच्छे रोज़गार नहीं है वह छोटा मोटा इधर उधर काम किया करते हैं और उसी से अपना गुजारा किया करते हैं। उसी बस्ती के अंदर एक घर होता है जिस घर के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं जिनकी बुजुर्ग अवस्था है और जो पति होता है उसका नाम होता है दिनेश। दिनेश दिन भर शराब पिया करता है और शाम के समय कभी कभी वह अपनी पत्नी से लड़ाई भी कर दिया करता है शराब के नशे में। उसकी जो पत्नी है उसका नाम शारदा है। शारदा भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है और शारदा दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा कर लाया करती, लेकिन उन पैसों में से खुशी खुशी कुछ पैसे अपने पति को शराब पीने के लिए दे दिया करती है और पति उन पैसों से शराब पीकर उल्टा उसी से लड़ाई करने लगता है। अब पड़ोस का एक व्यक्ति इन लोगों के इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और सोच विचार करता है कि जब ये महिला खुद अपने पति को पैसा दिया करती है तो इसका पति इससे शराब पीकर लड़ाई क्यों किया करता है। जब वह शराब नहीं पिया करता तो उस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल रहा करता, लेकिन जब भी वो शराब पिया करता तो उसके बाद वह उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई किया करता है। अब तभी एक दिन शाम के समय जो दिनेश होता है वह शराब पी कर आता है और शराब पीने के बाद वह शारदा से लड़ाई करने लगता है। पड़ोस का जो व्यक्ति इन बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था वह उसके पास जाता है और वहां जाकर शारदा से कहने लगता है कि जब ये तुमसे लड़ाई किया करता है तो तुम इसे पैसे क्यों देती हो, ये तो नालायक है, निकम्मा है और इसका तो ये रोज़ रोज़ का हो गया है। जैसी शारदा इस बात को सुनती है तो अपने उस पड़ोसी से लड़ाई कर देती है और कहती है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे पति को एक शब्द भी कहा तो वो जैसा भी है वो मेरा पति है और जो कुछ भी हमारे बीच में होता है वो हमारे घर का मामला है, तुम्हें इस बात की कोई भी नहीं पड़ी है। अब पड़ोस का व्यक्ति इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि एक तो इसका पति उल्टा इससे लड़ाई किया करता है और जब कोई इसकी हिमायत लेता है तो उसके बाद ये उल्टा उससे लड़ाई करती है। ऐसा सोचकर वह वहां से चला जाता है और इनके बीच में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। इधर जो शारदा होती है वह इसी तरह से दूसरों के घरों में काम किया करती और उसका पति बार बार जब शाम को शराब पियाया करता तो उसके बाद उसे किसी बात का जिम्मेवार ठहराया करता और कहता कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, वरना आज हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिया करते। यह बात वह पड़ोसी भी सुन लेता है, लेकिन इस बात को सुनकर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। दरअसल वे लोग यहाँ पर पहले से नहीं रहा करते थे, अभी लगभग पिछले 8 साल से वो लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए हैं, वरना पहले वो किसी और जगह रहा करते थे। बस्ती में किसी को भी इनकी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही शारदा किसी से ज़्यादा बात किया करती है। वह तो अपने काम से काम रखा करती है, घर चलाने के लिए पैसे भी दूसरों के घरों में काम करके कमाया करती, इधर अपने पति की शराब के लिए पैसे भी दूसरों के घरों में काम करके कमाया करती। शारदा इन्हीं सभी चीज़ों में उलझी रहती है और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। टाइम बीतते बीतते अचानक से शारदा एक और घर में काम करने के लिए जाती है जिस घर की महिला काफ़ी ज़्यादा बातून थी और उसी घर के अंदर माली का काम वही पड़ोसी किया करता था जो शारदा के घर आया था उसको बचाने के लिए, लेकिन शारदा ने उसे डांटकर भगा दिया था। जैसे ही शारदा वहां पर काम करने के लिए जाती है तो उसके बाद जो शारदा का पड़ोसी होता है वह मालकिन से कहने लगता है शारदा के बारे में कि ये तो बड़ी अजीब महिला है, आपने इसे काम पर क्यों रख लिया, क्योंकि एक दिन इसके और इसके पति की लड़ाई बाज रही थी और जब मैंने इसके पति को समझाने की कोशिश की तो ये मुझसे उल्टा ही लड़ाई कर बैठी। अब यह बात मालकिन को थोड़ी सी अजीब लगती है और इसके बाद वह उस व्यक्ति से बतियाने लगती है। बातों के दौरान वह उसे इसके बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि ये तो बड़ी ही अजीब है, ना तो हमें ये पता है कि अपने पति को शराब के लिए पैसे क्यों दिया करती है और जब शराब पीने के बाद इसका पति से लड़ाई किया करता है तो उसके बारे में भी ये हमें कुछ भी नहीं बताती। यह बात अब मालकिन के दिमाग में घूमने लगती है और वह भी पूरी तरह से जिज्ञासु हो जाती है इस बात के बारे में जानने के लिए कि आखिर ये अपने पति की शराब के लिए पैसे क्यों कमाया करती है और जब इसका पति से लड़ाई किया करता है तो चुपचाप इन सभी चीज़ों को सहन क्यों कर रही है। यही सोचकर जो उस घर की मालकिन होती है, जैसी शारदा को वहां पर काम करते हुए 2 से 3 दिन बीतते हैं तो 2-3 दिन बाद वह मालकिन शारदा से बातें करने लगती है और बातों के दौरान उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा पति जो शराब पिया करता है और तुमसे लड़ाई भी किया करता है, फिर तुम ऐसा क्यों किया करती हो कि कोई भी अगर तुम्हें उससे बचाने के लिए आता है तो तू उल्टा अपने पति की ओर लिया करती है। इसके बाद शारदा थोड़ी सी मायूस हो जाती है और चुप सी लगा जाती है, लेकिन जो मालकिन थी वह काफ़ी ज़्यादा इस बात को जानना चाहती थी और उसके बाद वह उससे बार बार पूछने लगती है। तो इसके बाद मजबूरन जो शारदा होती है उसे अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ती है। कहती है कि मैम साहब, पहले से मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं था,
वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और हम लोग खुशियों के साथ ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन किसी कारण से ऐसा हो गया जिसकी वजह से मेरे पति को शराब की लत लग गई। और हाँ, मानती हूँ कि वो शराब पीने के बाद मेरे साथ गलत करता है, मेरे साथ मारपीट भी कर लेता है, लेकिन मेरा पति दिल का बुरा नहीं है और उसमें मेरी ही गलती है। अब इसके बाद मालकिन और भी ज़्यादा जानने के लिए इस बात को उत्सुक हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम्हारी ही गलती होती है और तुम्हारा पति तुम्हें मारता है और तुम उस बात को सहन करती हो। तो जो शारदा होती है वो उसे अपनी पूरी कहानी बताने लगती है वहीं पर बैठकर और कहती है कि मालकिन, आज से लगभग 35 साल पहले मैं एक कॉलेज में पढ़ा करती थी। वहां पर उस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अचानक से उस कॉलेज में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है और उस कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए वहां पर एक बिल्डिंग का इंजीनियर आता है और उस इंजीनियर का नाम होता है दिनेश। दिनेश जो कि वहां पर रहकर उस बिल्डिंग का निर्माण कर रहा था और उसी दौरान जब मैं कॉलेज में जाया करती थी तो मेरी और दिनेश की नज़रें मिल जाती हैं। अब पहली बार जब नज़रें मिलती हैं तो उसके बाद मैं नज़रें चुराकर अपनी क्लास में चली जाती हूं, लेकिन बार बार दिनेश का वो चेहरा मेरे सामने आ रहा था और इसी वजह से मैं उससे प्यार कर बैठती हूं। जब मुझे उससे प्यार हो जाता है तो मैं भी उसकी तरफ बार बार देखने लगती हूं और जो दिनेश होता है वह भी इस बात को नोटिस कर लेता है। दिनेश ने जब ये बात नोटिस कर ली थी तो उसके बाद वह मौका तलाश करने लगता है कि किसी दिन मुझे ये लड़की अकेली मिले और उसके बाद मैं इससे अपने प्यार का इजहार करूं। ऐसा ही करते हुए लगभग 2 से 3 दिन के बाद दिनेश को मौका मिल जाता है। जब कॉलेज की छुट्टी हुई थी उस समय दिनेश वहीं पर काम कर रहा था और जैसे सब बच्चे चले जाते हैं तो शारदा सबसे पीछे क्लास से निकलती है और धीरे धीरे कॉलेज से बाहर जा रही थी। उसी दौरान जो दिनेश होता है वह शारदा से बात करने लगता है और बातों के दौरान अपने प्यार का इजहार कर देता है। जैसे ही दिनेश ने शारदा से अपने प्यार का इजहार किया था तो उसके बाद जो शारदा होती है वह एकदम से शर्मा जाती है और शर्मा कर अपने घर की तरफ चली जाती है। इसके बाद अगले दिन दिनेश फिर से उसे पूछने लगता है और इस बार शारदा कह देती है कि देखो, अगर तुम्हें ऐसी कोई बात करनी है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इसके लिए तुम्हें मेरे घर वालों से बात करनी होगी और उसके बाद ही हम दोनों की शादी हो सकती है। जब दिनेश इस बात को सुनता है तो वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है और शारदा का एड्रेस उससे ले लेता है। शारदा से उसका एड्रेस लेने के बाद अगले ही दिन दिनेश अपने काम पर ना आकर सुबह सुबह कॉलेज टाइम से पहले सीधा शारदा के घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जैसे शारदा के मम्मी पापा दिनेश को यहां पर देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि अजनबी लड़का कौन है जो यहां पर आया हुआ है। इसके बाद वो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो दिनेश होता है वह भी शारदा के माता पिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और उसे जब कुछ भी नहीं सूझता तो एकदम से वो उनके पैर छू लेता है और कहता है कि देखो अंकल आंटी, जो कुछ मैं कहूँगा वो शायद आपको बहुत ही गलत लगे, लेकिन मेरे को बड़े नहीं है ना घर के, तो इसी वजह से मुझे ही ये बात करनी होगी। अब शारदा के माता पिता इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी दिनेश उनसे बैठने के लिए कहता है और बैठकर उन्हें बता देता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अनाथ हूं। इसी वजह से मैं खुद अपनी शादी की बात करने के लिए आपके घर आया हूं। मैं एक इंजीनियर हूं, अच्छा खासा पैसा कमाया करता हूं। पहले जिंदगी में चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ था, लेकिन अब मैं इतना पैसा कमा लिया करता हूं कि आपकी बेटी को संसार की हर एक खुशी दे सकता हूं। इस बात को सुनकर शारदा के माता पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जो शारदा की माँ होती है वह अपनी बेटी शारदा के पास जाती है और उससे पूछती है कि बेटी क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो उसके बाद शारदा हाँ में सर हिलाती है और शर्माते हुए अंदर वाले कमरे में चली जाती है। इस बात को देखकर शारदा की माँ को पता चल गया था कि बेटी भी इससे प्यार किया करती है और उसके बाद वह शारदा के पिता को ये सब कुछ बता देती है और उसके बाद वह अपनी बेटी शारदा की शादी दिनेश से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक निश्चित मुहूर्त देखकर शारदा और दिनेश की शादी करा दी जाती है और शादी के बाद जो दिनेश होता है शारदा को अच्छी तरह से खुश रखता है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। शादी के बाद जो दिनेश होता है वह और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगता है ताकि उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार को अच्छे से जीवन दे सके और कोई भी कैसी भी परेशानी ना हो। जैसे उनकी शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद जो शारदा होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसे बच्चा भी हो जाता है। शारदा ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस लड़के को पाकर शारदा और दिनेश दोनों बड़े ही खुश होते हैं और जो दिनेश होता है उस बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आता है क्योंकि उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर जो शारदा होती है वह अपने पति से वैसे तो बड़ी खुश है क्योंकि उसका पति उसकी हर इच्छा का ख्याल रखा करता है, लेकिन
वह उसकी एक बात से काफी ज्यादा परेशान है। अक्सर काम के सिलसिले में वह कई कई दिन तक बाहर रहा करता है और शादी के बाद काफी दिन बीत गए हैं, काफी साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वो लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं। शारदा जब भी उसे घूमने के लिए कहा करती तो वह वहां से बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाया करता जब भी आया करता, लेकिन लंबे टूर पर वो कभी भी नहीं गए थे। धीरे धीरे उनकी शादी को कई साल बीत जाते हैं, जब तक उनका बेटा, जिसका नाम उन्होंने सागर रखा था, सागर फिलहाल 3 साल का हो चुका था। और उसी दौरान जो शारदा होती है अपने पति से घूमने की जिद लगाने लगती है। कहती है कि दिनेश देखो, काफी दिन हो गए हैं हम लोगों की शादी को, लेकिन अभी तक हम लोग कभी भी घूमने के लिए नहीं गए हैं। अब तो हमारा बेटा भी 3 साल का हो गया है, क्योंकि उससे पहले जब शारदा दिनेश से कहा करती थी तो वो कह दिया करता था कि अभी बच्चा छोटा है और इसके साथ हम घूमने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन फिलहाल जब बच्चा 3 साल का हो गया है तो उसके बाद शारदा कहने लगती है कि नहीं दिनेश, अब तो हम घूमने के लिए चलेंगे। सभी लोग उत्तराखंड जा रहे हैं, गर्मियों का टाइम है, तो हमें वहां पर जाना चाहिए। इस बात को सुनकर दिनेश अपनी पत्नी की इच्छा का आदर करता है और इस बार उससे मना नहीं कर पाता है। वह अपने काम पर एक और लड़के को बिठाता है और कहता है कि अच्छे से काम देखना, मैं लगभग 10 से 12 दिन के टूर के लिए जा रहा हूं और उसके बाद ही वहां से वापस लौटूंगा। ऐसा कहकर दिनेश अपनी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और अपने बच्चे के साथ उत्तराखंड घूमने के लिए चला जाता है। वे लोग वहां पर चले गए थे और अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पहाड़ों में बहुत तेज बारिश हो जाती है और बारिश के कारण ये लोग एक कैंपिंग साइट पर फंस गए थे, जहां पर ये कैंप लगाने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर बारिश होती है तो उसके बाद इनको कोई भी सहारा दिखाई नहीं देता। जहां पर ये कैंप लगा रहे थे वो नदी के दूसरी तरफ पड़ता था और नदी को इन्हें क्रॉस करना था। दरअसल उस नदी पे फिलहाल एक रस्सी तो बंधी हुई थी, लेकिन बारिश के कारण जल का बहाव थोड़ा तेज हो गया था और उस बहाव के चलते ये नदी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब थोड़ी देर तक जो दिनेश है वो वेट करता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इस बात को देखकर दिनेश काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उनका टाइम कंप्लीट हो गया है। ये आखिरी दिन था, जो आखिरी दिन उनके घूमने के लिए था। इसके बाद उसे अपना काम देखना था। इसके बाद जैसी बारिश थोड़ी सी कम पड़ती है तो उसके बाद वह शारदा को चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि शारदा चलो, वरना यहाँ पर फंसे रह जाएंगे और ज्यादा तेज बारिश हो गई तो फिर हम इसे कैसे भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर शारदा भी ये सब कुछ देखती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब दिनेश और शारदा दोनों चलने लगते हैं तो जो दिनेश होता है वह पूरे सामान को, जो कुछ सामान वो कैंपिंग के लिए लाए थे, उस सामान को पकड़ता है और उस रस्सी के सहारे उस नदी को क्रॉस करने लगता है। नदी का बहाव वैसे तो काफी तेज था, लेकिन वो लोग वहां पर पैदल चलते और जो शारदा होती है उसने उस बच्चे को गोदी में उठा रखा था, जो उनका छोटा सा बच्चा था। इसके बाद सभी लोग नदी क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग आधी नदी में पहुंचते हैं तभी अचानक से नदी का बहाव और भी ज्यादा तेज हो जाता है और तेज बहाव के कारण जो शारदा होती है उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के कारण वो नदी में बहने लगती है। जैसे ही दिनेश ये देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा पानी में बहते हुए जा रहे हैं तो एकदम से वो उस सामान को छोड़ता है और अपनी पत्नी के पीछे छलांग लगा देता है। पत्नी डूबने के कारण उस बच्चे का हाथ छोड़ चुकी थी और इसके बाद जैसे तैसे करके काफी दूर बहने के बाद सागर अपनी पत्नी को तो निकाल लेता है, लेकिन उनका बच्चा उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। वह इधर उधर चारों तरफ अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते और इसके बाद वह वहां पर जाकर कंप्लेंट भी कराते हैं, लेकिन इतने तेज बहाव में बच्चे का कोई भी अता पता नहीं था। ढूंढने वालों ने काफी ढूंढा था, लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया था। माता पिता इस बात को देखकर बड़े ही परेशान होते हैं और मन ही मन अपने आप को कोसने लगते हैं। इधर जो दिनेश होता है जब अपने बच्चे को अपने पास नहीं पाता है तो बड़ा ही उसे दुख लगता है और वह अपनी पत्नी को इस बात का जिम्मेवार ठहराता है। उसके बाद दिनेश और शारदा वहां से वापस तो लौट जाते हैं, लेकिन यहां से जो दिनेश होता है अपने बच्चे के जाने का दुख सहन नहीं कर पाता है और वह पूरी तरह से पागलों की तरह रहने लगता है। जिस काम पर जाया करता था उस काम पर जाना भी छोड़ दिया था और अपने गम को भुलाने के लिए वह शराब का सहारा लेने लगता है। शराब से उसका गम तो दूर नहीं होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से लड़ाई जरूर करने लगा था। शराब पीकर वह अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता और कहा करता कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा आज हमारे पास नहीं है, न जाने कहां होगा और वह किस हालत में होगा। और वह पूरी कहानी उस मालकिन को सुना देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे भी मालकिन इस पूरी कहानी को सुनती है तो उसे भी इस बात की बड़ी हैरानी होती है और वो उससे कहने लगती है कि तू पागल है, इसमें तेरी क्या गलती है, ये सब कुछ ऊपर वाले का खेल था, लेकिन तेरा पति जब तुम्हें परेशान करता है तो तुम्हें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। शारदा भी पढ़ी लिखी थी तो वह उससे पूछने लगती है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हें इसके लिए अपनी पति की शिकायत पुलिस थाने में करनी चाहिए। शायद जब पुलिस वाले तुम्हारे पति को समझाएं तो उसके बाद तुम्हारा पति समझ जाए। इस बात को सुनकर शारदा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और वहां से वापस आ जाती है।
वहां से निकलते समय उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं थी कि वह अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करेगी। लेकिन आज शाम के समय जब उसका पति उसे सुनाता है तो उसे लगने लगता है कि सच में ही मेरी मालकिन सही कह रही थी और मुझे अपनी पति की शिकायत कर देनी चाहिए। तो इसी वजह से जो शारदा होती है शाम के समय अपनी झोपड़ी से निकलती है और निकलने के बाद वहां के नजदीकी थाने में पहुंच जाती है। थाने में जाकर पुलिस वालों को बताने लगती है कि मेरा पति शराब पीकर मुझसे लड़ाई किया करता है और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती। अब जैसे पुलिस वाले देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला है और वो कह रही है कि उसका पति शराब पीकर उससे लड़ाई किया करता है, तो वो लोग इसे हंसी में उड़ाते हैं और कहते हैं कि अम्मा जी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता पति पत्नी के बीच में, इसमें भला पुलिस क्या कर सकती है। ऐसा कहकर वो उसे जाने के लिए कह देते हैं। तभी उनमें से एक हवलदार हंसते हुए कहने लगता है कि अम्मा आपकी शिकायत तो यहाँ के डीएम साहब ही लिख सकते हैं, हम लोगों से इस काम पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कहकर वह हंसने लगता है। लेकिन ये बात जो शारदा होती है उसके दिमाग में बैठ जाती है। उसे पता है कि डीएम क्या होता है और डीएम के कहे से क्या क्या हो सकता है। यही सोचकर जो शारदा होती है दूसरे दिन वहां से सीधे डीएम साहब के ऑफिस में चली जाती है उससे मिलने की बात करने के लिए। लेकिन शारदा जो कि नौकरानी का काम किया करती थी, उसके फटे पुराने मैले कुचले कपड़े थे और हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। जैसे वो डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचती है, लेकिन डीएम ऑफिस के बाहर जो गार्ड खड़ा रहता है वह उसे डीएम साहब से मिलने से मना करने लगता है। शारदा इस बात की जिद करती है और जब बाहर ये बहसा बहसी का माहौल चल रहा था, उसी दौरान जो अंदर डीएम साहब बैठे हुए थे वह इस बात को सुन लेते हैं और अपने गार्ड से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आने दो, अगर मिलना चाहती है तो बेशक से मिल सकती हैं। इसके बाद जो बाहर गार्ड होता है वह शारदा को अंदर भेज देता है और शारदा जैसे ही कमरे के अंदर आती है और डीएम साहब की तरफ देखती है तो डीएम साहब की शक्ल को देखकर उसे बहुत कुछ याद आने लगता है। तो इसी वजह से वह अपना सर नीचे कर लेती है और डीएम साहब को कहने लगती है कि साहब मेरे पति रोज शराब पीकर मुझे परेशान किया करते हैं और कभी कभार तो मेरे साथ मारपीट भी किया करते हैं। इस बात को सुनकर डीएम साहब भी हैरान होते हैं कि इनकी उम्र काफी ज्यादा है और इस उम्र में इसके पति से परेशान क्यों किया करते हैं। तो उसके बाद वह शारदा से उसके एड्रेस पूछने लगते हैं और पूछते हैं कि अम्मा आपके पति क्या किया करते हैं। तो जो शारदा होती है वो नीचे सर करके उसे जवाब दे रही थी और यह बात डीएम साहब को बड़ी अजीब लगती है। तो उसके बाद डीएम साहब अपनी कुर्सी से खड़ा होते हैं और शारदा के साइड में जाकर कहने लगते हैं कि देखिए माँ जी, आप मेरी माँ की उम्र की हो तो आप इस तरह से नीचे सर करके मुझे जवाब क्यों दे रही हो। अपना सर उठाओ और मेरी तरफ देखकर मुझे बताओ कि आपको क्या परेशानी है और क्या कारण है उस रोज रोज की लड़ाई का। इसके बाद जो शारदा है वो डीएम साहब की तरफ देखती है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे डीएम साहब शारदा को रोता हुआ देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि माँ जी आप रो क्यों रही हो, आखिर क्या कारण है, क्या मैं जान सकता हूँ। तो उसके बाद शारदा कहने लगती है कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आपकी आंख के नीचे जो तिल है इसे देखकर मुझे किसी की याद आ गई। वहां पर आंख के नीचे एक बर्थमार्क था जो काफी बड़ा था और उसे देखकर जो शारदा होती है उसे अपने बेटे सागर की याद आ गई थी जो उस नदी के अंदर बह गया था जब वो लोग घूमने के लिए गए थे। अब कलेक्टर साहब पूछने लगते हैं कि वो कैसे याद आ गई। तो उसके बाद शारदा जी उसे पूरी कहानी बता देती हैं और कहती है कि बेटा जहां पर तुम्हारे ये तिल का निशान है वहीं पर उसी जगह पर मेरे बेटे के भी तिल पर निशान था और उसकी पीठ पर राइट साइड में एक काला धब्बा था और वो मुझे आज भी याद है और तुम्हारे इस निशान को देखकर मुझे अपने उसी बेटे की याद आ गई। अब यह बात सुनकर जो कलेक्टर साहब होते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं और खामोशी भरी निगाहों से उस महिला की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि जिस निशान के बारे में शारदा जी ने बताया था वैसा ही निशान कलेक्टर साहब की पीठ पर भी था और इसी वजह से वह पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं उसकी शिकायत सुनते हैं और शिकायत सुनने के बाद उसका पूरा एड्रेस लेकर उसे जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि माँ जी आप चिंता मत करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद शारदा जी अपने घर चली जाती हैं और इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। लगभग 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद अचानक से कलेक्टर साहब अपने माता पिता के साथ अपनी सरकारी गाड़ी से सीधा शारदा जी के घर पर पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह का दिन था, अभी तक ना तो शारदा जी कहीं गई हुई थी और ना ही उनका पति कहीं गया हुआ था। एकदम से कलेक्टर साहब वहां पर आकर पहुंच जाते हैं और वहां आने के बाद दरवाजा खटखटा देते हैं। जैसे ही उस छोटे से मकान का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था तो अंदर से शारदा जी दरवाजा खोलती हैं और सामने कलेक्टर साहब को देखकर घर के अंदर बुलाती हैं। घर के अंदर उनका पति दिनेश भी बैठा हुआ था और जैसे ही जो कलेक्टर साहब है वो दिनेश को देखते हैं तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद जब शारदा जी कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू देखती हैं तो उसके बाद पूछने लगती है कि साहब आपकी आंखों में आंसू कैसे। लेकिन तभी कलेक्टर साहब कहते हैं कि माँ बार बार आप मुझे साहब कहकर शर्मिंदा मत करो, मैं आपका वही बेटा हूं जो उस दिन आपसे बाढ़ में खो गया था। यह बात सुनकर शारदा जी एकदम पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं और उससे पूछने लगती है कि सच में ही बेटा क्या तू मेरा वही बेटा है। तो वो कहता है कि हाँ माँ मैं तुम्हारा वही बेटा हूँ और साथ में मेरे माता पिता भी हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब के माता पिता भी अंदर आ जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि हाँ जी ये आपका ही बेटा है, हमें नदी किनारे बेहोश पड़ा हुआ
मिला था और हमने इसका इलाज करवाया। और इलाज करवाने के बाद हम लोग जब इसे पुलिस वालों को दे रहे थे तो पुलिस वाले बता रहे थे कि इसको हम अनाथ आश्रम में करेंगे, ऐसे कई सारे बच्चे नदी में बहकर आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने सुना कि इसे अनाथ आश्रम में रहना पड़ेगा तो उसके बाद हमारा मन नहीं किया कि इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़े, क्योंकि हमारी शादी को 10 साल हो गए थे और 10 साल तक हमें कोई भी संतान नहीं थी। तो हम लोगों ने इस बच्चे को पालने पोसने का फैसला किया और हमने पूरी कागजी कार्रवाई करके इस बच्चे को गोद लिया और आज एक बहुत बड़ा डीएम है और हम इसके माता पिता हैं। लेकिन जैसे ही उस दिन जब आप इसके पास गई थी और आपने बताया था अपने बच्चे के बारे में, तो ये घर आते हुए पूरा ही उदास था और हमसे कुछ कह नहीं पा रहा था। हमने जब इससे उदासी का कारण पूछा तो इसने हमें पूरी कहानी बताई और इसके बाद हमें भी मजबूरन इसे बताना पड़ा कि सच में ही वही तेरे माता पिता हो सकते हैं, क्योंकि तू तो हमें ऐसे ऐसे पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद शारदा और दिनेश एकदम से कलेक्टर साहब के गले लग जाते हैं और इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वो शारदा और दिनेश और साथ में अपने माता पिता दोनों की देखभाल अच्छी तरह से किया करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो दिनेश है उसने शराब पीना भी बंद कर दिया है और अब हंसी खुशी घर के अंदर रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।